हेलो दोस्तों, कहानियों का दौर चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जगमग करते तारे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अमावस्या की रात में चांद गुम था, लेकिन तारे काली साड़ी में सफ़ेद सितारों की तरह आसमान में दूर तक फैले जगमग जगमग कर रहे थे। गर्मी के दिनों में हर दिन फतेह सिंह और शांति छत पर सोने से पहले तारों की ढेरों बातें करते। देखो, आज आसमान में कितने सारे तारे हैं। वो देखो, कितना निन्ना सा तारा, कितना छोटा दिख रहा है तुमको। देखो देखो, वो टूटा तारा, और वो देख रही हो तुम, वो बड़ा सा तारा कितना सुंदर है। अरे बाबा, ये तारों की चमकीली बातें उनके बीच तब तक चलती रहती जब तक उन दोनों में से एक सो नहीं जाता। उनके जीवन में तारों से बड़ा वास्ता था। बड़ी बहू का नाम तारा और बेटी का नाम भी तारा। जब दो ही बेटे थे तो फतेह सिंह कहते, ये दोनों मेरी आंखों के तारे हैं। जब बेटी पेट में आई तो शांति ने चुहल करते हुए कहती, अब तीसरी आंख तो नहीं है तुम्हारी, अब क्या कहोगे इसके लिए। फतेह सिंह कहते, अब बेटी होगी तो उसका नाम ही तारा रखेंगे, और बेटा हुआ तो ताराचंद, यानी वो खुद ही तारा होगा। उसके लिए मुझे किसी तीसरी आंख की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संयोग से बेटी हुई और बहुत प्यार से उसे नाम मिला तारा। बेटी दोनों बेटों से छोटी थी। एक रात तारों की बातों ही बातों में फतेह सिंह और शांति की बात इस बात पर आ टिकी कि हम में से पहले कौन तारा बनेगा। पता नहीं कौन बनेगा। ये कैसा भविष्य काल का सवाल था जिसमें यह कामना दोनों की अपने जीवन साथी के लिए थी कि उसका साथी ही पहले तारा बन जाए तो अच्छा हो, जिससे परिवार में बुढ़ापा काटने में उस साथी को बहुत दिक्कत नहीं हो। परिवार का बड़का शहर में ही अलग मकान लेकर रह रहा था। ठीक ठाक कमाई थी, सरकारी नौकर था। छुटका हर दिन कच्ची पक्की नई नई नौकरी पकड़ता, सो उसकी कमाई भी उसी तरह की होती। 10वीं भी नहीं हुई थी उससे, जैसे तैसे ब्याह हो गया था बस। उसकी हाय हाय को देखते हुए माँ बाप खुद ही घर बाहर के काम धाम निपटाने में लगे रहते। छुटके की बड़ी बेटी को बचपन से ही दौरे पड़ते थे। उसके इलाज में फतेह सिंह ने खूब पानी की तरह पैसा बहाया, पर बेटी के दौरे पड़ना बंद नहीं हुए, इसलिए वह स्कूल भी नहीं जा सकी। घर में रहकर ही कामकाज में माँ का हाथ बटाती। कमाई की कमी और बेटी की बीमारी के चलते छुटके की जेब सदा खाली रहती। ऐसे में छुटके को फतेह सिंह यही कहते, कोई दिक्कत नहीं, मैं करूँगा, तब तक पेंशन तो है अपने पास, तू फिक्र मत कर। छुटके की कमाई को देखते फतेह सिंह ने घर में ही एक कमरा दुकान जैसा बनवा दिया था, जिसमें छोटी बहू किराने की दुकान चलाती थी। बेटी तारा उसी शहर में ब्याही थी, लेकिन कामचोर ऐसी कि जब भी माँ की तबीयत नासाज होती तो पिता को फ़ोन पर ही जवाब दे देती, क्या है ना बाबूजी, ये मुझे वहाँ छोड़ेंगे नहीं, और फिर अभी बच्चों का स्कूल है, ट्यूशन है, घर के 10 लफड़े हैं। सो फतेह सिंह समझ जाते कि उनके बुरे दिन तो अब आने वाले हैं। उन्हें लगता कि उनके बच्चे शायद इतने बड़े कभी नहीं होंगे जो उनके बढ़ते बुढ़ापे को संभाल लें। वे बस शांति से हारी बीमारी में यही कहते, कहाँ जन्मिया कहाँ उपनिया, कहाँ लड़ाए लड़, क्या जाने किस खड में पड़े रहेंगे हड। और फिर कुछ क्षणों के लिए दोनों गहरी चुप्पी में चले जाते। ये सुना हुआ जुमला ही उन्हें भविष्य से लड़ने के लिए आश्वस्त करता। एक रात तारों की बात करते करते शांति का दायां हाथ फड़कने लगा। वह 1 मिनट तो चुप रही, फिर लगा, मैं तो सब बात इनसे करती ही हूँ, बता देती हूँ इनको। सो रुआसी सी होकर बोली, सुनो, मेरा दायां हाथ फड़क रहा है,
कुछ अशुभ होने का डर लग रहा है। औरतों के दाएं अंग का फड़कना अशुभ मानते हैं। फतेह सिंह ने शांति का दायां हाथ अपने हाथ में दबा लिया। लो, अब तो नहीं फड़क रहा। बेटी तारा कल ही पीहर से ससुराल गई थी। शांति के मन में एक अज्ञात सा भय जन्म ले रहा था। सो छोटी बहू को आवाज़ लगाई, छुटका आ गया। क्या आ गया? तो बाहर फाटक में ताला लगा दे। अब बड़के का ख्याल आने लगा, अगर ये एक बार बड़के से फ़ोन पर बात करा ले तो अच्छा हो। लेकिन फतेह सिंह ने इतने विश्वास के साथ हाथ पकड़ रखा था कि किसी भी अनहोनी का विचार कमज़ोर होता जा रहा था। उस रात छत पर सोई शांति सुबह नहीं उठी। फतेह सिंह ने बड़े बेटे और बेटी को खबर कर दी। बाहर नीम के नीचे दोपहिए सट सट कर खड़े होने लगे। बड़ा बेटा और बेटी आ गए। बड़ी और छोटी बहू दहाड़े मार मार कर रोने लगी। ननंद को गले लगाकर सांत्वना देने लगी, बहन जी रो मत, एक दिन सभी को जाना है। पर जैसे ही वे चुप होती, उनके चेहरे एक तरह की जिम्मेदारी से कुछ मुक्त महसूस करते। घर में 12वें पर किसी सुहागिन को जिमाने और हाथे देने की बात चली। सो ननंद ने कहा, मुझे ही दे देना जो कुछ देना है, घर का घर में ही रह जाएगा। बड़ी भाभी ने भी भाई को समझाया, बहन जी को ही दे देना जो कुछ देना है, वरना बहन जी को अलग से देना पड़ेगा। इस मौके पर हिसाब किताब की कतर ब्योत बहुत ही करीने से चल रही थी। सभी किसी भी तरह के नुकसान की आशंका के प्रति बड़े सजग थे। बहन जी तो कल 12वें का माल बटोर कर चली जाएंगी, फिर करना तो हमको पड़ेगा। ये शब्द जैसे दोनों बहुएं एक दूसरे के मुंह में डाल रही थी। अभी तक तो फतेह सिंह की पेंशन से छुटके की नैया पार लग रही थी, लेकिन अब शांति के जाने के बाद पेंशन भी घर में आधी आएगी, यह नियम छुटका और छोटी बहू दोनों जानते थे। सो शांति के जाने का दुख भी उन्हें सबसे ही ज़्यादा हो रहा था। 12वें तक तो मन मारकर सबको जैसे तैसे साथ रहना था। इन दिनों क्योंकि दिन भर तो औरतें और आदमी गमी में बैठने आते, इसलिए घर में सब अलग अलग से बैठते। लेकिन हर रात छत पर पिताजी के इंतजाम को लेकर हंडिया खदबदाती। बेटी दामाद भी जमकर हंडिया में छोंक लगाते। दामाद को अपने घर में कोई पूछता नहीं था, सो वह ससुराल में अपने को सम्मानित सलाहकार समझता। जब भाई पास रहकर भी दूर दूर हो, तब तो सलाहकार दामाद की कीमत और बढ़ जाती है। अब तो पेंशन का पैसा आएगा 3,500 और जिम्मेदारी ज़्यादा। बाबूजी की जिम्मेदारी हमारी ही थोड़ी है। उन्हें बड़के के परिवार का सुख भी दिख रहा था कि भाभी और भैया कैसे मज़े से रह रहे हैं। अब तो भाभी के माथे से पल्लू भी सरक जाता है, देखा तुमने। और एक हम हैं जो पीछे जा रहे हैं माँ बाप की सेवा करके। माँ बाप तो सभी के हैं, हमारे ही थोड़ी हैं। सब रखो बाबूजी को थोड़े थोड़े दिन। अब दिए की बैठक तो निबट गई, बस अब भाई साहब से बात कर लो, क्या करना है। बाबूजी का। छोटी बहू एक सांस में छुटके से ये सब कह गई। खदबदाती हंडिया 12वें की रात आंगन में उतर आई। बैठक हुई। दोनों बहुएं चेहरे पर हल्का सा पर्दा डाले सबसे सक्रिय दिमागों के साथ दरी पर बैठी हैं। दोनों बेटे और बेटी दामाद फैसला करने बैठे हैं। पिताजी का। पिताजी चुप हैं। शांति की याद फतेह सिंह की आंखें बार बार गीली कर रही हैं। इन दिनों में आंखों की रोशनी भी थोड़ी कम हो गई है। बैठक में बेटी ने बंदर बन तराजू संभालते हुए बोली, अब देखो भाई साहब, छुटके के तो इतनी कमाई है नहीं कि वह पिताजी को रख सके। 3,500 की पेंशन से क्या होगा? बुढ़ापा है पिताजी का, सो अब दवा दारू भी ज़्यादा लगा करेगी। अब पिताजी को आप ले जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बड़का ऐसे फैसलों में चुप रहना ही ठीक समझता था, लेकिन अब ऐसे मौके पर तो उसे बोलना ही पड़ता, सो बोला,
भाई वो पिताजी से पर्दा करती है, तो बताओ ये वहाँ कैसे रहेंगे। पिताजी ने बारी बारी से छुटकी और बेटी को देखा। वे दोनों कुछ नहीं बोल पाए। कुछ कुछ उपाय सोचने सुझाने के बाद कुछ कुछ देर के लिए सारा माहौल चुप हो जाता। अनमने से मन एक दूसरे को अनजान सा महसूस करवा रहे थे। सबका मन जैसे यही कह रहा था, अब क्या करें इस आफत का। हर कोई यही सोच रहा था कि इस बूढ़े का बढ़िया सा कोई इंतज़ाम हो जाए तो अच्छा हो, लेकिन ये इंतज़ाम मुझे नहीं करना पड़े। सभी को ये समस्या किसी विश्व युद्ध से कम नहीं लग रही थी। सो सारे पासे पिताजी से पिंड छुड़ाने के लिए इधर से उधर फेंके जाते रहे। पासे के इस खेल में हर पासा पिताजी के दिमाग में खट से लग रहा था। देखो अब ये करेंगे मेरा फैसला, घर की बात बाहर नहीं चली जाए। ये फिक्र उन्हें बेटों को कुछ भी कहने से आज तक रोकती रही थी, क्योंकि बाहर मोहल्ले भर और रिश्तेदारों में वह सबसे यही कहते थे कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और बड़ा बेटा तो जैसे राम है। वो पिता था, उसने दुनिया देखी थी, लेकिन वो दुनिया कभी उसके घर में आ जाएगी ऐसा तो वो सोच भी नहीं सकता था। सो पासीकारों के खेल को वह खूब गहरे से समझ रहा था। जब कोई फैसला हो नहीं पा रहा था तो वह चुपचाप उठकर छत पर चला गया। उस रात बस वो तारे देखता रहा और आंसू बहते रहे। सोने की कोशिश करने लगा, पर आंखें तो जैसे अगले दिनों को देखना चाह रही थी। बस रात भर रह रहकर यही बुदबुदाता रहा, शांति, अच्छा हुआ जो तुम पहले चली गई। अगली सुबह 10 बजे तक किसी ने पिताजी से बात नहीं की। बड़के की बेटी चाय लेकर आई। चाय पीकर फतेह सिंह ने थोड़ी ताकत महसूस की और फिर निकल गया बाहर। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह कहाँ जाएगा। स्टेशन के बाहर सेठी की दुकान रिक्शा किराए पर देने के लिए मशहूर थी। उसने एक रिक्शा लिया, उसके नाक कान ऐंठे और पैडल मारा। रिक्शा चलने लगा, पर चलाना तो अभी सीखना था। जिंदगी भर साइकिल चलाई, बुढ़ापे में रिक्शे से वास्ता पड़ेगा ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। यूं लंबी लंबी आहें उसके सीने में बैठती जा रही थी। किससे कहना था, क्या कहना था और क्यों कहना था? क्या सब कुछ कहने से ही होता है? अपनी आवाज़ खुद सुनने से कुछ नहीं होता क्या? खैर, अब हर रोज़ रात 9 बजे रिक्शे का किराया चुकता, 3 रोटी और साथ में मिली सब्जी खाई जाती और सोने की जगह खोजी जाती। कभी किसी मंदिर में, तो कभी फ्लाईओवर के नीचे, तो कभी फुटपाथ पर खुले आसमान के नीचे। वह देखता उसके जैसे कितने ही फतेह सिंह आधे अधूरे से कंबल ओढ़े वहाँ सो रहे होते। उन्हें देखकर उसका हौसला थोड़ा बढ़ जाता। मैं ही नहीं हूँ फुटपाथ पर, बहुत सारे लोग हैं। फुटपाथ पर छोटे छोटे समूह में कुछ कुछ बेघर भिखारी आपस में बातें करते, हंसते, पर सोते समय उनमें से किसी का दिल रोता तो किसी की आंखें। फतेह सिंह आज के दिन को याद करते हुए रात को फूट फूट कर रोया कि आज कैसे ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसके रिक्शे के पहिए की हवा जेब्रा क्रॉसिंग पार कर जाने पर निकाल दी और उसे पुलिस वाले को हाथ जोड़कर यही कहना पड़ा, साहब गलती हो गई। कैसे कहता कि अभी उसे रिक्शा चलाना ठीक से नहीं आता। उस समय सवारी भी उसे घूरते हुए बिना पैसे दिए उतर कर चली गई। कार्तिक का महीना आ गया। सुनते हैं इस साल ठंड बहुत पड़ेगी। आज चाय की दुकान पर लोग कुछ ऐसे ही कह रहे थे। सब फुटपाथी एक दूसरे की औकात को तोलते और शायद ये भी सोचते कि उनका बेटा नहीं तो बेटी, बेटी नहीं तो भतीजा, भतीजा नहीं तो भतीजी, कोई न कोई कभी न कभी तो उन्हें लेने आएगा। कोई मीठी झिड़की देगा, अरे यहाँ क्यों सो रहे हो, चलो घर चलो।
और वो बच्चों जैसी गलती महसूस करते हुए उनके साथ चल देंगे। पर अनुभव कहते थे कि भीड़ भाड़ वाले शहरों में भाग्य की चाबी एक बार खो जाती है तो बड़ी मुश्किल से मिलती है। शहर की सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही से फुटपाथ जल्दी ही जाग जाते। यूँ भी फुटपाथ पर थककर चूर हुए आदमी को ही नींद आती है। ये रिक्शा नहीं होता तो 4-6 घंटे नींद भी नहीं आती। सुबह सुबह फुटपाथ से उठकर सभी फुटपाथी चाय की थड़ी पर जम जाते। कुछ चाय पीते, कुछ बिना चाय पिए ही जमघट का हिस्सा बनते। गर्मा गर्म मौखिक समाचार चलते। वहाँ खड़ी आंखें, कुछ भौचक्की, कुछ कयासी सी, बहुत सारे जवाब बिना प्रश्न के ही देती रहती। अरे इस बार तो सरकार कह रही है कि वो सर्दी में 40 रेन बसेरे चलाएगी। चलो सोने का इंतज़ाम तो हुआ। फतेह सिंह हर दिन रिक्शे का किराया देकर सुबह शाम की रोटी 2 चाय पीकर 20-25 रुपये रोज़ बचा लेता और खुद से कहता, ठीक है चलो पेंशन तो बची हुई है छुटके के परिवार के लिए। जब भी 2-3 तारीख को फतेह सिंह घर आता, छुटके के बच्चे भी समझ जाते कि बाबा पेंशन देने आए हैं। वह 2-3 घंटे वहाँ रुकता और फिर निकल जाता। ज़्यादा वहाँ रुकना उस दिन की कमाई खोटी करना था। आधी सर्दी के बाद सेठी की दुकान से 500 मीटर की दूरी पर बेघरों के लिए रैन बसेरे का तंबू तन गया। रात में फतेह सिंह बहुत खुश होकर बुदबुदाया, शांति आज की रात तारे नहीं देख पाऊंगा, खूब सोऊंगा। सच पैर बहुत दुखते हैं। रिक्शा खींचते खींचते उसने रैन बसेरे के रजिस्टर में अपना नाम लिखवाया, 5 रुपये जमा करवाए और सबसे किनारे पीछे जाकर चद्दर फर्श पर डाल दी। उसे चद्दर पर पड़कर कब नींद आ गई पता नहीं। सुबह उठा, अरे कल रात सिर के नीचे रखे थैले में से 23 रुपये कहाँ गए। एकदम खूब सारे ख्याल दिमाग में दौड़ने लगे। कल ही दवा दारू की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या करूँगा। विश्वास नहीं हुआ। उठकर थैला झटक कर फर्श पर उठाया, चद्दर फटकारी, पर पैसे होते तो मिलते। वह बुदबुदाया, कल 5 रुपये जमा करवाते समय कहीं गिर तो नहीं गए। आसपास जगह सपाट, चेहरे यूं सुन से थे जैसे वे जानते ही नहीं हो कि पैसे का खोना क्या होता है। कोई बात नहीं, तो आज की सुबह बिना चाय के ही रहना पड़ेगा। उसने अगली रात रिक्शा जमा किया, 3 रोटी और साथ में मिली सब्जी खाई और फिर चल दिया रैन बसेरे की तरफ। अगली सुबह फिर 25 रुपये गायब। ये क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि रैन बसेरे वाले कोई भिखारी, कोई चोर। अगली सुबह फिर बिना चाय के रिक्शा खींचना पड़ा। लगता है यहाँ कोई पैसे निकाल लेता है। अब नहीं सोऊंगा यहाँ, पर यहाँ नहीं सोऊंगा तो कहाँ सोऊंगा। मुझे तो अब दूर का दिखना भी कम होता जा रहा है। लेकिन चश्मा भी तो 500-600 बिना नहीं बनता। रोज़ की कमाई से 25-25 रुपये तो बहुत दिनों में जुड़ेंगे। चलो देखते हैं क्या होता है। भगवान की दी आसमानी छत के नीचे फुटपाथ पर सोना ही अच्छा है। तारों को देखते हुए, तारों से बातें करते हुए उसने बिछाई चद्दर, थैले को सिर के नीचे लगाया और लेट गया कंबल ओढ़कर। वह कुछ पिछले दिनों को याद करते हुए बुदबुदाया, शांति अपनी छत पर सोते हुए तारे देखते थे। मैं आज भी तारे देख रहा हूँ, बस जगह बदल गई है। और एक बात और कि तब सारे तारे चमकीले दिखते थे, अब धुंधले दिखते हैं, बहुत धुंधले। अच्छा हुआ तुम तारा बन गई, पर और ज़्यादा अच्छा होता कि मैं भी तुम्हारे साथ तारा बन जाता। दोस्तों, कितनी अजीब बात है कि माता पिता इतने दुख में रहते हुए भी सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। तो क्या बच्चों का कोई फ़र्ज़ नहीं बनता अपने माता पिता के लिए? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।